जब हम दुनिया के महान रणनीतिकारों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर मैकियावेली या सुकरात जैसे नाम आते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इतिहास की सबसे दमदार और प्रैक्टिकल बुद्धिमत्ता की कहानी पश्चिम में नहीं बल्कि प्राचीन भारत की गलियों में लिखी गई थी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ना तो कोई सेना खड़ी की और ना ही कोई ताज पहना। वो एक शिक्षक था, एक विद्वान, और उसी ने सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं था, वो एक किंग मेकर था। तो चलिए जरा समय के पन्नों को पलटते हैं और चाणक्य की दुनिया में उतरते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़े कठोर लगते हैं, है ना? शायद थोड़े निराशावादी भी। तो क्या चाणक्य हमें बेईमान बनने के लिए कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल इस एक लाइन में उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ छिपा है। ये दुनिया को किसी गुलाबी चश्मे से देखने के बजाय उसकी असलियत को समझने की बात है। चाणक्य का कहना था कि जरूरत से ज्यादा भोलापन और सीधापन असल में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। सोचिए, जंगल में सबसे सीधे पेड़ ही कुल्हाड़ी का पहला शिकार बनते हैं क्योंकि उन्हें काटना आसान होता है। ठीक उसी तरह समाज में भी जो लोग बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, वो अक्सर धोखेबाजों का सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। तो ये बेईमानी का पाठ नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होने का, दुनिया को समझने का पाठ है। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2300 साल पहले, चौथी सदी ईसा पूर्व के भारत में। ये एक बड़ी उथल पुथल का दौर था। मगध का विशाल साम्राज्य नंद वंश के हाथों में था और राजा था धनानंद। वो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर था, लेकिन उसकी प्रजा उसके जुल्मों से तंग आ चुकी थी। ऐशो आराम और अहंकार ने पूरे साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। हवा में एक बेचैनी थी, एक बदलाव की आहट थी। और इसी माहौल के बीच ज्ञान के महान केंद्र तक्षशिला से एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण पाटलिपुत्र पहुंचा, जो नंद राजा की राजधानी थी। उसका नाम था विष्णुगुप्त, जिसे दुनिया बाद में चाणक्य के नाम से जानेगी। उसके पास ज्ञान का भंडार था, पर उसके कपड़े बहुत ही साधारण थे। जब वो धनानंद की भरी सभा में पहुंचा तो राजा ने उसकी विद्वता का सम्मान करने के बजाय उसके पहनावे का मजाक उड़ाया। उसे सबके सामने बेइज्जत किया गया और दरबार से बाहर निकाल दिया गया। ये सिर्फ एक इंसान का अपमान नहीं था, ये ज्ञान का अपमान था। दरबार की सीढ़ियों से उतरते हुए चाणक्य ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने अपनी शिखा यानी बालों की चोटी खोल दी। उस जमाने में एक ब्राह्मण का अपनी शिखा खोलना एक बहुत बड़ी और गंभीर प्रतिज्ञा का प्रतीक होता था। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो इस अहंकारी नंद वंश को जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं देते, तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। अपमान व्यक्तिगत था, लेकिन प्रतिज्ञा एक राष्ट्र के लिए थी। एक छोटी सी चिंगारी अब आग बन चुकी थी जो एक पूरे साम्राज्य को जलाने वाली थी। अब सोचिए, एक अकेला शिक्षक इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती कैसे दे सकता है? चाणक्य का पहला कदम कोई सेना बनाना या विद्रोह भड़काना नहीं था। उनका तरीका कहीं ज्यादा गहरा और दूर की सोच वाला था। वो जानते थे कि एक सड़े हुए सिस्टम को सिर्फ तोड़ने से काम नहीं चलेगा, उसकी जगह लेने के लिए एक बेहतर विकल्प भी तैयार करना होगा। और उस विकल्प का केंद्र था एक काबिल लीडर। इसीलिए उनका पहला मिशन था एक ऐसे इंसान को ढूंढना और उसे तराशना जो भविष्य का सम्राट बन सके। और उनकी नजर पड़ी एक साधारण से नौजवान चंद्रगुप्त पर, जिसमें उन्हें वो चिंगारी दिखाई दी। चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग किसी आम राजकुमार जैसी नहीं थी। उसे तलवारबाजी से पहले जो पाठ पढ़ाया गया वो था आत्मनियंत्रण का। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान खुद पर शासन नहीं कर सकता, वो किसी और पर शासन करने के लायक ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया इंद्रिय जय, यानी अपनी इंद्रियों और अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से जीत हासिल करना। उनके लिए असली ताकत महलों या सेनाओं में नहीं थी, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड दिमाग में थी। जो अपनी इच्छाओं, गुस्से और डर का गुलाम है, वो कभी सच्चा लीडर नहीं बन सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि हर इंसान के अंदर 6 दुश्मन होते हैं जो उसे कमजोर करते हैं, और ये सिर्फ कोई नैतिक बुराइयां नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिजास्टर्स हैं। काम या अनियंत्रित इच्छा एक राजा को ब्लैकमेल का शिकार बना सकती है। क्रोध या गुस्सा उसे बिना सोचे समझे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है जो पूरे राज्य को तबाह कर दे। लोभ उसे अपनी ही प्रजा का दुश्मन बना देगा। मोह उसे सही और गलत का फर्क भुला देगा। मद यानी अहंकार उसे अच्छे सलाहकारों से दूर कर देगा। और मात्सर्य यानी जलन उसे अपने साथियों को भी दुश्मन बनाने पर मजबूर कर देगी। चंद्रगुप्त की पूरी ट्रेनिंग
इन अंदर के दुश्मनों पर जीत पाने की एक कठिन साधना थी। तो जब लीडर तैयार हो गया जो अंदर से फौलाद जैसा मजबूत था, तब चाणक्य ने अपने दूसरे फेज पर काम शुरू किया। ये फेज था एक नए साम्राज्य को बनाने का प्रैक्टिकल ढांचा तैयार करना। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं, बल्कि शासन, अर्थशास्त्र, विदेश नीति और कानून का एक पूरा ब्लूप्रिंट था, जिसे उन्होंने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा। चाणक्य की प्रतिभा इस बात में थी कि वो ताकत का इस्तेमाल करना जानते थे, लेकिन वो ताकत के पुजारी नहीं थे। उन्होंने किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए 4 उपाय बताए, और वो भी एक खास क्रम में। पहला कदम हमेशा साम होना चाहिए, यानी शांति से बातचीत करो, सुलह की कोशिश करो। अगर उससे बात न बने तो दूसरा कदम है दाम, यानी कुछ देकर, लालच या इंसेंटिव से मामला सुलझाओ। जब ये दोनों फेल हो जाएं, तब आता है तीसरा और ज्यादा खतरनाक कदम, भेद। इसका मतलब है दुश्मन के ग्रुप में फूट डाल दो, उन्हें अंदर से कमजोर कर दो। और जब कोई भी रास्ता ना बचे, तब आखिरी विकल्प के तौर पर दंड, यानी ताकत या जंग का इस्तेमाल करो। चाणक्य के लिए जंग हमेशा डिप्लोमेसी और दिमाग की हार थी, पहली पसंद कभी नहीं। चाणक्य एक राज्य को कैसे देखते थे? किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते शरीर की तरह। उन्होंने दिया सप्तांग सिद्धांत, यानी राज्य के 7 अंग। स्वामी यानी राजा शरीर का सिर है जो सोचता है। अमात्य यानी मंत्री उसकी आंखें हैं जो देखती और सलाह देती हैं। जनपद यानी जमीन और लोग राज्य के पैर हैं जिन पर वो खड़ा होता है। दुर्ग यानी किले उसकी बाहें हैं जो रक्षा करती हैं। कोश यानी खजाना उसका मुंह है जिससे शरीर चलता है। दंड यानी सेना उसका दिमाग है जो नियंत्रण रखती है। और मित्र यानी सहयोगी उसके कान हैं जो दूर की खबरें लाते हैं। चाणक्य का मैसेज साफ था, अगर शरीर का एक भी अंग कमजोर होगा तो पूरा शरीर बीमार पड़ जाएगा। राज्य की सफलता सभी अंगों के तालमेल पर निर्भर करती है। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही गहरे विचारों को समझने में रुचि है, तो हमारा ब्रह्मास्त्र के बारे में गलत धारणाएं जो आपको पता होनी चाहिए वाला विश्लेषण जरूर देखें। लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक हमने राज्य के शरीर की बात की, उसकी बनावट, उसकी नीतियां। लेकिन चाणक्य के लिए ये काफी नहीं था। एक शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा भी तो चाहिए, है ना? तो मौर्य साम्राज्य की आत्मा क्या थी? वो कौन सा दर्शन था जिसने उसे सिर्फ एक और सल्तनत बनने से रोककर एक महान साम्राज्य बनाया? ये शब्द अर्थशास्त्र से है, और ये उस जमाने के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थे। एक ऐसे समय में जब दुनिया भर के राजा खुद को भगवान का भेजा हुआ दूत मानते थे और प्रजा को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते थे। चाणक्य एक बिल्कुल उल्टा विचार रख रहे थे। वो कह रहे थे कि राजा राज्य का मालिक नहीं, बल्कि उसका सबसे पहला सेवक है। उसका काम प्रजा की सेवा और उनका भला करना है। राजा का अपना कोई सुख नहीं है, उसका सुख प्रजा के सुख में ही है। ये सर्वेंट लीडरशिप का वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल बात करते हैं। चाणक्य इसे 2300 साल पहले ही स्थापित कर चुके थे। चाणक्य सिर्फ एक आदर्शवादी संत नहीं थे, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान भी थे। वो जानते थे कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से राज्य नहीं चलता। उन्होंने नैतिकता यानी धर्म और समृद्धि यानी अर्थ के बीच एक गहरा रिश्ता बताया। उनका फॉर्मूला बहुत साफ था। उन्होंने कहा, सुखस्य मूलम धर्मः, यानी हर सुख का आधार धर्म है, एक नैतिक जीवन है। लेकिन फिर उन्होंने फौरन जोड़ा, धर्मस्य मूलम अर्थः, यानी धर्म का आधार अर्थ है, यानी पैसा और समृद्धि। एक भूखा गरीब समाज कभी नैतिक नहीं हो सकता। लोग अपनी जरूरतों के लिए अपराध करेंगे। इसलिए राज्य का पहला काम है अर्थ यानी एक मजबूत इकोनॉमी बनाना, ताकि लोग धर्म का पालन कर सकें। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि जो अर्थ अधर्म से कमाया जाता है वो विनाश लाता है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें जो सदियों पहले कही गई, क्या आज भी कोई मायने रखती हैं? क्या आज की इस तेज तर्रार टेक्नोलॉजी से चलने वाली दुनिया में चाणक्य के सिद्धांतों के लिए कोई जगह है? जवाब है हाँ, और शायद पहले से कहीं ज्यादा। चाहे वो कॉर्पोरेट बोर्डरूम हो, राजनीति का मैदान हो या हमारी अपनी जिंदगी, उनके सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं। चाणक्य का आखिरी आदर्श क्या था? वो कैसा लीडर बनाना चाहते थे? उनकी कल्पना थी एक राज ऋषि की। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजा और ऋषि। एक ऐसा लीडर जिसमें एक राजा की तरह शासन करने की ताकत हो, स्ट्रैटेजी बनाने का हुनर हो और कड़े फैसले लेने का साहस हो, लेकिन
साथ ही उसके अंदर एक ऋषि जैसा ज्ञान, त्याग और आत्मसंयम भी हो। वो सत्ता के खेल को समझे लेकिन सत्ता के मोह से ऊपर हो। वो ताकत का इस्तेमाल करे लेकिन ताकत को खुद पर हावी न होने दे। ये लीडरशिप की वो चोटी है जहाँ शक्ति और विवेक एक हो जाते हैं। और आखिर में चाणक्य हम सबके लिए यही एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है जो राजा बनना चाहते हैं, ताकतवर, कामयाब और मशहूर। लेकिन उनमें से कितने हैं जो ऋषि बनने का भी साहस रखते हैं, जो खुद के अंदर झांकते हैं, जो अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ते हैं और जो सत्ता को सेवा का एक जरिया समझते हैं, अधिकार का नहीं। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत और एक स्थायी विरासत बाहरी जीत से नहीं बल्कि खुद पर जीत हासिल करने से मिलती है। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही भूले बिसरे अध्यायों की कहानियां पसंद है तो और भी ऐसी प्रस्तुतियों के लिए सब्सक्राइब करें।